जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को बच्चों। क्योंकि आप लोग को पता है कि जैक द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट होता है उनसे कई प्रश्न जो है बच्चों डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी यहाँ से हूबहू प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप बच्चों पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते हुए आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को एकदम हूबहू बच्चों पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए क्लास 8, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है तो कहोगे सर सोशल साइंस, पूर्णांक 50। कुल प्रश्न आप लोग को 50 पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा वो 1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कुल मिलाकर के बोले बेटा तो टोटल 50 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो अनिवार्य रहेगा, यानी सभी प्रश्नों को हल करना होगा। कोई प्रश्न आपका नेगेटिव नहीं रहने वाला है। ठीक है, यानी कोई प्रश्न गलत का अगर आप लोग करते हो तो वहां से कोई जो मार्क्स होगा उनकी कटौती नहीं की जाएगी। तो चलिए सबसे जो पहला प्रश्न है आपके पास में उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है, कर्नल लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। आप समझिए जो लॉर्ड क्लाइव थे उसने भारत का मानचित्र, जो सबसे पहला मानचित्र, ठीक है, जेम्स रेनल ने बनाया था, तो उनको बनवाने की जो जिम्मेवारी थी किसको सौंपा गया था बच्चों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा है। आप समझिए इतिहास, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बेटा हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। ठीक है, और इतिहास जो होता है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए बहुत से बच्चे को आप लोग को पता है, ठीक है, डिटेल्स जानकारी होता नहीं है, सीधे बोल देता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन सबसे पहले समझिए जो इतिहास है बच्चों, ठीक है, तो इतिहास को सबसे पहले बांटा गया प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल को जो है उसको बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, फिर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो कितने कालखंडों में बांट दिया है बच्चों? 3 कालखंडों में। अब समझिए हिस्ट्री जो है बच्चों, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है तो कहोगे सर हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को याद रखिएगा, हेरोडोटस को। ठीक है, यानी कि अगर फादर ऑफ हिस्ट्री पूछे, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो याद रखिएगा हेरोडोटस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है बेटा, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, यानी फोर्ट विलियम जो किला था वो किस शहर में बनाया गया था, तो सूरत, बंदरास, कलकत्ता और कालीकट। तो समझिए बच्चों जो फोर्ट विलियम किला था, ठीक है, वो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था तो कलकत्ता में बनाया था। ठीक है, अब कलकत्ता कहाँ पे बच्चों, ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता अभी कहाँ की राजधानी है, कहोगे सर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, कहोगे ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक साथ में कई प्रश्नों को याद करते चलेंगे। अब समझिए बच्चों ये जो कालीकट दिख रहा है ये कहाँ पे है, कहोगे सर केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। अब समझिए 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में सबसे पहला पुर्तगाली कौन आए थे, तो वास्को डिगामा जी आए थे। वास्को डिगामा आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा आए थे। किस रास्ते से होते हुए आए थे बच्चों, कहोगे सर समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से भारत आए थे। और सबसे पहले कहाँ पे उतरे थे, तो केरल के कालीकट में उतरे थे। अब सुनिए इसलिए इसे कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया। क्या इसके पहले भारत नहीं था बच्चों? था। ठीक है, इसके पहले भी था, लेकिन 1498 ईस्वी में भारत सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा। ठीक है, किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से। क्यों आए थे बच्चों, कहोगे सर मसाले की व्यापारी के लिए। ठीक है, चलिए उतना डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक एक प्रश्नों को कर लेते। ठीक है, चलिए
तो अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। टाइगर ऑफ मैसूर, यानी टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। तो ना ही हैदर अली को कहा जाता है, नहीं मीर जाफर को, ना ही सिराजुद्दौला को। किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। अब सिराजुद्दौला जो था बच्चों, ये कहाँ का नवाब था। तो बेटा याद रखिएगा आप लोग, बंगाल का ये नवाब था, ठीक है, बंगाल का नवाब था, ठीक है। इसके बाद कौन बना, तो इसके बाद बना था मीर जाफर, ठीक है। चलिए, कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो भारत में जो था बेटा, ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो था वो नील की खेती जो थी वो जबरन कराया जाता था, क्योंकि नील की खेती जो था वो किसान, जो भारतीय किसान थे वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जो था, जो मिट्टी की उर्वरा थी उनको खत्म कर देती थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नील। आप समझिए, महात्मा गांधी का तो नाम आप लोग सुना ही होगा बच्चों। तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1915 ईस्वी में ये भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। तो भारत लौटने के पश्चात 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी एक राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर कहाँ पे पहुंच गए, चंपारण पहुंच गए। क्यों पहुंचे, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे वो तिनकठिया प्रणाली से ग्रसित थी। ये तिनकठिया प्रणाली क्या था बेटा, तो ये जो नील की खेती था, ठीक है, उससे वहां के लोग परेशान थे, समझ रहे हो। अब जब राजकुमार शुक्ल ने आह्वान किया कि महात्मा गांधी जी आप आइए और किसानों को इससे छुटकारा दिलवाइए, तो सबसे पहले महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे 1917 में। और वहां पहुंचने की पश्चात उसने जांच पड़ताल किया, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो उसने देखा कि ना, हकीकत में जो है कि चंपारण के जो किसान है वो नील की खेती से काफी परेशान है। फिर उसने क्या किया, इसका विरोध किया और नील की खेती से क्या है, तिनकठिया जो प्रणाली था उसको छुटकारा दिलवाए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी आपसे पूछ लिया जाता है कि सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे किया था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण में, ठीक। चलिए, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। आप समझिए बच्चों, संथाल, मुंडा और उरांव आप किस राज्य में देख रहे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों झारखंड। कहाँ पे, झारखंड में। कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, 32 प्रकार की जनजातियां पाई जा रही है, ठीक है। आप समझिए बच्चों, ये जो बिहार बिहार देख पा रहे हैं, ये बिहार से ही तो झारखंड अलग हुआ है। कहोगे बेटा कब हुआ है, तो याद रख लेना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ बेटा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब जब इसका अलग हुआ बेटा, ठीक है, तो उसमें कुल जो झारखंड में थे 18 जिले थे। कितने थे, 18। अभी वर्तमान में कितने हैं, तो अभी कितने हैं बेटा, तो कुल 24 जिले। कुल कितने बढ़ गए, तो कुल 6 जिले बढ़ गए, ठीक है। अब समझिए, जब झारखंड की स्थापना हुआ था तो उस समय प्रथम जो मुख्यमंत्री बना था, सीएम जो था, वो कौन थे, कहोगे सर श्री बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी थे, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री हेमंत सोरेन जी। कौन है, हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। अब उस समय के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय के राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल था बेटा, वो प्रभात कुमार थे। कौन था, प्रभात कुमार, ठीक है। अभी कौन है, तो अभी संतोष गंगवार। कौन है, संतोष गंगवार, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न के साथ हमने कई प्रश्नों को देखा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बच्चों, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन के देखेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न के साथ हम लोग 4 से 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। अब भारत में पहला सूती कपड़ा की क्या है, सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। अब बच्चों समझिए, भारत में सबसे पहले सूती, ठीक है, सूती जो कपड़ा मिल था वो कहाँ पे किया गया था स्थापित, तो बम्बई में किया गया था बेटा, याद रखिएगा। अभी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मुंबई से, ठीक है। पहले इसको बम्बई कहा जाता था, ठीक। आप लोग बहुत से बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे सूरत। ये सूरत कहाँ पे है बेटा, तो सूरत जो है गुजरात में है, जो कपड़ा के लिए काफी फेमस है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो सबसे पहला सूती कपड़ा मिल है वो सूरत नहीं होगा बेटा, याद रखिएगा बम्बई, ठीक है। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। आनी बेटा देखिए, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसको हम लोग सैनिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब समझिए, तो कह रहा है इनमें से कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे और बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बेटा इसका सही क्या हो जाएगा, तो मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे को ही सबसे पहले फांसी दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग,
ठीक है, फांसी दिया गया किसको, मंगल पांडे को। अब समझिए जो 1857 की क्रांति हुआ था बेटा, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, तत्कालिक कारण। तो वैसे तो कई कारण थे, ठीक है, लेकिन तत्कालिक कारण जो थे वो मेन था कि जो राइफल थे, ठीक है, उसमें ये अफवाह था, ठीक है, अफवाह या सच्चाई था कि उसके जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, ठीक है, सुअर का चर्बी लगा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा आपके पास में, कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था क्या था। तो अभी हमने जस्ट बताया ना, दाढ़ी रखने की मनाही, ये भी था बच्चों, लेकिन ये तत्कालिक कारण नहीं थे। छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना नहीं, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो बच्चों इसका सही कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण, मतलब कोई भी ना कोई एक तो तत्कालिक कारण होता है ना बच्चों, ठीक है, बाकी वैसे कई रीजन होते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रख लीजिए, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच जो है बच्चों, ठीक है, वुड डिस्पैच, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। आप सब याद रखिएगा वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था बेटा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शांति निकेतन की स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, ठीक है बेटा, जिसके हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, कहोगे सर 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखते जाइएगा। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह आंदोलन था कब किया था, तो 1917 ईस्वी में, ठीक है। अब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया बेटा, तो याद रखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज और याद रखिए बेटा, इसमें पूछा कि अंग इंडिया, अंग इंडिया, ठीक है, अंग इंडिया किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें साथ ही साथ याद रखोगे बेटा, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। अब समझिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जो शुरुआत है कब की गई थी, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020 और 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा आपके पास में, कह रहा इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो कह रहा है समाज सुधार, मतलब जिसने समाज सुधारने का प्रयास किया, कौन थे वैसे शख्स जिसने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर दिया, समझिए, और एक मिसाल पेश की थी। तो राजा राम मोहन राय जी नहीं, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। उसने क्या किया था कि समाज में सुधार करने के लिए अपने पुत्र की जो शादी है एक विधवा औरत से कर दी थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है ज्योतिबा राव फुले, उसने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था बेटा, याद रखिएगा गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था, ज्योतिबा राव फुले ने। चलिए, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित, देखिए इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो कह रहा है ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा राय फुले, पंडिता रामाबाई और क्या है हरविलास शारदा, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो ताराबाई शिंदे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। 15 कह रहा है इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। अब जो पेरियार है, ठीक है, वो इस नाम से किसे जाना जाता है, यानी किसका उपनाम है,
ईवी रामास्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडिता रमाबाई और नारायण गुरु। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही हो जाएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी समझिए 1817 में था बेटा, ठीक है, तो कलकत्ता जो था, कोलकाता, वहां पे एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया गया था। कौन सी कॉलेज का? तो बेटा कहोगे हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया गया था। अब ये हिंदू कॉलेज की जो स्थापना था बेटा वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखोगे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति किसको कहेंगे? सविनय आज्ञा आंदोलन नहीं बेटा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बेटा? तो अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो बेटा असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और इनका मेन मकसद था कि जो इंग्लैंड है उनको सहयोग ना करना। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर वो बालू पर बने मकान की तरह वो ढह जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, अब इसको जब असहयोग आंदोलन पर चलाने का निर्णय लिया तो ये काफी तेजी से चला, शहरों से प्रारंभ होकर ये ग्रामीणों में पहुंचा। जैसे ये ग्रामीणों में पहुंचा ये आंदोलन काफी उग्र हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि 1922 में, ठीक है, 1922 में एक पुलिस स्टेशन है बेटा जिसका नाम है चोरी चौरा। ठीक है, चोरी चौरा नामक एक पुलिस स्टेशन है, वहां एक जुलूस गुजर रहा था। इन जुलूस को जो है पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया और यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर रोकने का प्रयास किया, गुस्साई भीड़ क्या किया, पुलिसों को जेल में, यानी जो वहाँ पे थाना था बच्चों, ठीक है, पुलिस स्टेशन, उसमें पुलिसों को अंदर कर दिया और उसमें आग लगा दिया गया, जिसमें से लगभग 22 पुलिसकर्मी जो मर गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इस घटना के कारण पूरा हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, जिसे देखते हुए महात्मा गांधी फौरन जो है असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सविनय आज्ञा आंदोलन, ये भी किसके द्वारा चलाया गया था बेटा? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा दांडी यात्रा। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। चलिए अगला कह रहे इनमें से कौन सी क्रांतिकारियों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? यानी केंद्रीय कहां पे बात हो रही बेटा? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो किसने फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, इसके बाद कह रहा है आपका टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी। आप समझिए बेटा, कह रहा है किस क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला शख्स कौन थे? सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? तो जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निकी प्रधान और अजीत लकड़ा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? तो कह रहा है बेटा यहाँ पे कि जो पवन चक्की है, ठीक है, वो किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित और संभाव्य संसाधन। तो बेटा एक एक करके पहले आप समझिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार जो है बेटा वो सीमित है, जिसे पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। एक बार अगर इसका उपयोग कर लें, ठीक है, और इसी गति से इसका उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम लोग समझे तो जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, खनिज संसाधन, वे सारे के सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो बेटा कहोगे सर हम जो है खनिज संसाधन नहीं समझे, तो आप लोगों ने देखा होगा कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है,
पेट्रोलियम, गैस, ये सब सारे क्या है, तो ये सब सारे के सारे जो है खनिज पदार्थ है। और कहोगे सर अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरी बात आप लोग समझेंगे नवीकरणीय, यानी जिससे नया बनता रहे, ऐसे संसाधन, ठीक है, जिसका नवीकरण होता रहे, यानी जिनका भंडार जो है वो सीमित ना होकर के असीमित हो, जिनकी पुनः पूर्ति होती रहे, यानी एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य ऊर्जा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहेंगे, मृदा, जल, ठीक है, ये सब क्या है, तो कहोगे सर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, देखिए एक तो होता है बेटा प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जिसे मानव ने नहीं बनाया, ठीक है। फॉर जैसे सभी पेड़ पौधे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है संभाव्य, और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया, जैसे घर, मकान, टीवी, पंखा, कूलर, पुल, सारे ये सब क्या है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। संभाव्य संसाधन किसे, तो ऐसे संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उसको हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। अब देखिए इसरो कहाँ की एजेंसी है बेटा, तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत की एजेंसी, ठीक है। इनके द्वारा हाल ही में कौन सी मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया, चंद्रयान 2, चंद्रयान क्या है, चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 और आदित्य। क्या हो जाएगा बेटा, चंद्रयान 3। अगला प्रश्न आपके पास में, कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश कौन से थे, यानी कहां पे बात हो रही, चंद्रमा। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला देश था वो कौन था, अमेरिका, चीन, भारत और रूस, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अपना ही इंडिया, भारत, ठीक है। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, यानी इनमें से कौन है जो मृदा के निम्नीकरण में सहायक, वनोन्मूलन, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग और अतिचारण। तो बेटा वनोन्मूलन मतलब पेड़ों की अत्यधिक कटाई को, अंधाधुंध कटाई को हम लोग क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। इनके कारण भी क्या हो रही है कि जो मृदा है उनका निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि आज की जो कृषि हो रही है उनमें से क्या हो रहा है कि अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसमें मृदा की निम्नीकरण हो रहा है, अतिचारण से भी हो रहा है। तो उपयुक्त तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य। आप समझिए बेटा, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का कुल जितने भाग हैं, ठीक है, उनके 2/3 भागों पर, यानी टोटल अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो 71% भागों पे जल ही है। तो जब कोई व्यक्ति इसको अंतरिक्ष से देखता है तो ये नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो पृथ्वी जो है बेटा वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, जिस कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अब जो ये जल है बेटा समझिए 71% पर जल है, फिर भी जल की समस्या होती है, क्यों, क्योंकि अधिकतर जो जल है बेटा, ठीक है, वो क्या है, तो ये समुद्र में अवस्थित है, जिसको हम लोग लवणीय जल कहते हैं, यानी ये पीने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें लवणता की मात्रा अधिक है। इनमें से मात्र 2.7, ठीक है, प्रतिशत ही ऐसे जल है जो मीठे जल है, जिसको हम लोग पीने में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। अब प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए कौशल, ठीक है, कौशल विकास योजना, तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं की कौशल विकास से और उपयुक्त सभी। अब समझिए, तो युवाओं की कौशल विकास से तो होगा ही होगा बेटा, इसमें तो ठीक है कोई रोक नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल से हो जाएगा, सैनिकों से कोई लेना देना इसमें नहीं है, यहाँ पे इसमें उपयुक्त सभी के साथ नहीं जाएंगे। कह रहे विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है। कह रहे विश्व की बात हो रही बेटा, यहाँ भारत की बात नहीं हो रही। कोयला, ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो बेटा कहोगे कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए एक साथ देखिए हम लोग कितने प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को इसको सही से देख लेते हैं तो निश्चित है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। और इस प्रकार के अभी कई वीडियो में आप लोग के बीच में लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल में बने रहें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें बच्चों, क्योंकि आपका एक शेयर कमेंट हम लोग को एक हौसला देता है और इससे
इससे बेहतर वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अब चीन जो है बेटा वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी, याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो भारत अभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ठीक है, लेकिन अभी अगर 2011 की जनगणना मायने बच्चों, इसलिए अभी अगर कोई पूछे तो चीन ही बताओगे। ठीक है, चलिए अगला, की जो दृष्टि है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोई अगर देश है, कौन सा है? तो कहोगे सर रूस है। कौन है? रूस। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो चीन है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल से कितना है? तो कहोगे सर भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसको पूरा हम लोग याद करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो याद रखोगे। इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? देखिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। यानी अब कहोगे सर फसल को कोई सोना कह सकता है क्या? अरे बेटा समझो थोड़े। ठीक है, अब जो इनमें से कह रहा है कि कौन सी फसल है जिसको सफेद सोना कहा जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कपास। ठीक है, तो कपास जो होता है बेटा उसको हम लोग सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और जूट जो है तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग साथ ही याद करते चलिएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होता है बेटा? तो याद रखिएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अन्य जो है रेगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है एपी कल्चर किस चीज से संबंधित है? एपी कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, आप सभी याद रखिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एपी कल्चर किससे? तो एपी कल्चर जो है बच्चों ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश मसालों के उत्पादन में सर्वप्रमुख है? मसाले के उत्पाद, जब भी मसाले की बात आ जाएगा बेटा तो याद रखना हमारा अपना इंडिया। ठीक है, कौन हो जाएगा? अपना इंडिया, भारत। क्योंकि सभी विदेशी कंपनियां, चाहे हम पुर्तगाली की बात करें, डच की बात करें, ये मसाले के लिए जो है हमारे भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधार क्या है? कौन खनिज आधारित उद्योग है? इनमें से कौन है बेटा जो खनिज आधारित, यानी खनिज की आवश्यकता पड़ेगा? क्या सूती वस्त्र में खनिज की आवश्यकता पड़ेगा क्या? नहीं। रेशम में भी तो नहीं पड़ेगा, कागज में भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लो इस्पात जो है ये आपका खनिज आधार जो होगा उसका जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो पीटर्सबर्ग है बेटा वो जमशेदपुर को कहा जाता है। इसी को हम लोग टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी टाटा। कौन थे? जमशेद जी टाटा, याद रखोगे। ठीक, चलिए झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेटा बात कर रहे हैं झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जो उर्वरक के लिए। ठीक है, उर्वरक के मतलब समझ रहे हो बेटा आप लोग? इसे देखिए खाद होता है, दूसरा होता है उर्वरक। ठीक है, तो अभी जो हम लोग खेतों में डालते हैं ना बेटा, तो आप लोग जिसको खाद कहते हैं, खाद नहीं होता है। जैसे आप लोग डीएपी, यूरिया वगैरह नाम सुने ना, ये सब उर्वरक है। तो कौन सा है? तो सिंदरी जो है बेटा, ठीक है, सिंदरी जो है वो उर्वरक के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारण, कि जनसंख्या परिवर्तन किनके कारण हो रहा है बेटा? तो जन्म दर के कारण भी होता है, मृत्यु दर के कारण होता है, प्रवास के कारण भी होता है और उपयुक्त सभी। आप समझे जन्म दर, अधिक जनसंख्या जन्म लेगा तो क्या होगा? जनसंख्या परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मरने के कारण भी क्या होता है? तो इनके भी होगा। ठीक है, अगर उच्च जन्म दर हो तब भी जनसंख्या वृद्धि होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो बेटा आज़ादी हमारा भारत कब हुआ?
यानी हमें आज़ादी कब मिली? कहोगे सर 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है। और उसी दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जो है 15 अगस्त 1947 याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए, यानी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो कह रहा है बेटा, इसके जो पहले जो थे हम लोग कैसे थे? हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी हम लोग का द्वारा किए गए शासन को क्या कहते थे? राजतंत्र कहते थे, ठीक है। उसी को निरंकुश शासन भी कहा जाता है, याद रखना, निरंकुश शासन, जिसके शासन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना किया, एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना किया, जिसको हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। कह रहा आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्र नहीं, संसदीय शासन, बिल्कुल संसदीय शासन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। यानी यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन करते हैं, और एक प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या होता है बेटा कि चुनाव होता है, और जनता जिसे चाहती है उसको अपना जो प्रतिनिधि होता है उसको चुन के भेजता है, ठीक है। और उसमें जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो सरकार बनाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अब समझिए, जो भारतीय संविधान है बेटा, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहले अगर संविधान को कोई अपनाया था तो याद रखना बेटा, अमेरिका ने अपनाया था। कौन, किसने? अमेरिका ने। अब जो भारतीय संविधान है, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इनमें कई समितियां का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब संविधान बनाने में सबसे अहम जो योगदान था बाबा भीमराव अम्बेडकर का था, ठीक है, इसलिए इसको संविधान का पिता कहा जाता है। अब समझिए, भारतीय संविधान के निर्माण में, ठीक है, कितने वर्ष लगे थे? तो कहोगे सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे बेटा। अब इसमें से क्या है कि भारतीयों को एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार। इस संविधान के भाग 3 में वर्णन है बेटा, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। अब इनमें से आर्टिकल एक जो 31 है, इनमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, ठीक है, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? कहोगे बेटा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब हटा दिया गया तो कहाँ रख दिया गया? तो आर्टिकल 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना करके, ठीक है। यानी अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अभी वर्तमान में कुल बात करें बेटा, कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे मूल संविधान में? तो 7 थे, एक हट गया। कौन हटा? तो बेटा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया। कब हटाया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? अब देखिए, भारतीय जो संविधान है वो धर्म के लेकर कैसा है? तो ये धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी भारत की प्रथम महिला बात कर रहे हैं बेटा, ना कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बेटा याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा? कहोगे सर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है आपके पास में, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? यानी सरकार के पास जो जन सुविधा होता है, जनता की सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है बेटा? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से। तो जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको, उसी से जो होता है सरकार को पैसा प्राप्त होता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जितनी भी वस्तुएं खरीदते हैं उसमें सब में हम लोग कुछ ना कुछ एक टैक्स देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। उसी से क्या होता है कि सरकार को प्राप्त या की जो होता है वो पैसे प्राप्त होते हैं। कह रहे इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री? नहीं बेटा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। यहाँ पे तो लोकसभा की बात ही नहीं किया है।
लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अब लोकसभा जो है बेटा, इसको याद रखिएगा, इसको निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो राज्यसभा होता है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के सांसद का समर्थन होना चाहिए। आप समझिए, केंद्र सरकार में अगर सरकार बनाना हो बेटा, तो कुल जितने सीटें हैं उनकी आधी से एक अधिक होनी चाहिए, यानी कि 272 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? अब समझिए, जो राज्यसभा होता है उनको हमने अभी जस्ट बताया ना कि उनको क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, बुढ़ाओं का सदन कहा जाता है, ठीक है। अब इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है बेटा, वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। जबकि लोकसभा जो होता है, लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा को क्या कहा गया? इसको युवाओं का सदन कहा गया, युवाओं का सदन कहा गया। इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, इनका सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 25 साल होना चाहिए, ठीक है। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आप लोग को पता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अभी बताइए, शिक्षक दिवस किस के नाम पर मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? आप समझिए, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों, आप समझिए, कानून बनाने का जो काम होता है बेटा, वो संसद का होता है। किसका होता है? संसद का होता है, यानी कि एमपी जिसको हम लोग कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसको लागू कराने का काम किसका है? उनका लागू कराने का काम है बेटा कार्यपालिका का, कार्यपालिका को, ठीक है। इसकी रक्षा करने का काम किसका है? तो इनका काम, रक्षा करने का कार्य है न्यायपालिका का, ठीक है, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायालय सरकार के 3 अंग होते हैं। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? समझे, झारखंड में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 14 है, ठीक है, याद रखिएगा। कितने हैं? तो 14 लोकसभा सीटें झारखंड में है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे है बेटा? तो याद रखोगे, रांची में। कहाँ पे? रांची में। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। कब किया गया था बेटा? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नहीं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था? तो हमारा जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था। इनकी स्थापना कब हुआ था? कि स्थापना 15 नवंबर 2002 को हुआ था, ठीक है। चलिए, 46 कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? यानी हमारा जो भारत है बेटा, कुल इसमें कितने राज्य हैं? तो कहोगे 28 राज्य है। 29वां राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना बना था, ठीक है। आप कहोगे सर 29वां राज्य कैसे हो गया? 28वां जो राज्य है वो झारखंड बना था, ठीक है, झारखंड। 29वां राज्य तेलंगाना बना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था बच्चों, इसको राज्य की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। अभी कितने हैं? तो अभी कहोगे सर वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो कह रहा है देश में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या है? तो कितने हैं बेटा? 24, 16, 22 या तो फिर 14। तो क्या हो जाएगा? तो अभी कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आप लोग तुरंत बोलता है ना कि हम FIR कर देंगे, ठीक है। तो FIR का मतलब क्या होता है बेटा? तो FIR का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो समाजीकरण तो हो नहीं सकता, हास्यकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हास्याकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अस्पृश्यता का अंत बेटा, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं, संविधान के आर्टिकल 17 में वर्णन है, यानी इसका अंत कर दिया गया है, ठीक है। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातीय का है? ठीक है, यानी झारखंड में कितने प्रतिशत जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की है? 25, 26, 8 और 32। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर 26%, ठीक है,
चलिए, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? यानी सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि यानी से विकास से संबंधित कौन सी योजना चला रही है? तो सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। कौन सी चला रही है बेटा? देखिए, बालिकाओं मतलब लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए कौन सा चला रहा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों को 50 प्रश्नों को आज देखा। 50 मतलब कहिए कि इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को देखे आज। और ये जो 100 प्रश्न आज हम लोग डिस्कस किए वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को इस प्रकार के और भी प्रश्न पाने के लिए चैनल से जुड़े रहना होगा। और इस प्रकार से अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे चैनल से, निश्चित है आप लोग एग्जाम में 90+ मार्क्स लेकर के आओगे बेटा, ये मैं आप लोग से वादा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग वही प्रश्नों को करवाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है।